मैं हूं रंजीत कश्यप और आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया 24। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो हमारे विधायक अजय महावर जी हैं, उनके कैंप कार्यालय में अभी मैं उपस्थित हूं और यहां पर हमारे साथ हैं भुवनेश सिंघल जी। तो एक पुरानी कहावत है कि जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर भुवनेश सिंघल जी हमारे जो हैं वो उनका खुद का व्यक्तित्व जो है वो इतना प्रखर है और राष्ट्रीय मीडिया जो है हमारे भुवनेश सिंघल जी को दिखाता है। तो अभी मैं आपसे बात कराऊंगा और जानेंगे कि किस तरीके से जो है उनका योगदान इस समाज के अंदर रहा है, और बहुत सारी पुस्तकें भी हमारे भुवनेश सिंघल जी जो है लिख चुके हैं और अपने क्षेत्र का और अपने देश का नाम जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ाया है। और दीपावली भी है और दीपावली पे हम जानेंगे कि जो है क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश जो है भुवनेश जी की तरफ से दिया जाएगा। तो जी नमस्कार सभी को। सभी प्रेस इंडिया 24 को देखने वाले दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दीपावली का पर्व हम लोग मना रहे हैं, पंच पर्वोत्सव। ये 5 पर्वों का एक साथ समूह आता है। धनतेरस, छोटी दीपावली जिसको नरक चतुर्दशी कहा जाता है, फिर बड़ी दीपावली जिसको मुख्य दीपावली है, फिर उसके बाद गोवर्धन का पर्व होता है, अन्नकूट बनता है, हम सब लोग खुशियाँ मनाते हैं, आनंद करते हैं। उसके बाद भाई दूज का, बहन और भाई के पवित्र बंधन का एक प्रतीकात्मक त्यौहार, ये 5 पर्वोत्सव के रूप में मनाते हैं हम लोग। मैं इन पंच पर्वोत्सव दीपावली महापर्व की आप सब लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। संपूर्ण भारतीय जनता परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, विधायक जी की ओर से, अपने सांसद जी की ओर से, अपने प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, अपने मंडल के अध्यक्ष जी की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब लोग आनंद में रहे, खुशियों में रहे, हमारे क्षेत्र का निरंतर विकास होता रहे, हमारे जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र का विकास करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आपको बधाइयाँ देता हूँ। तो सर, आप यहाँ पर लगातार जो है समस्याएं सुनते हैं। हालांकि विधायक जी हमारे जो हैं वो बुधवार को यहाँ बैठते हैं, लेकिन ज़्यादातर समस्याएं वो आप ही सुनते हैं और सुलझाते हैं। तो यहाँ पर आपका योगदान जो है वो बहुत मतलब अच्छा योगदान जो है समाज के अंदर बना हुआ है, और जो भी समस्याएं आती हैं उसका निपटारा तत्काल, जैसे हमने देखा कि जो भी समस्या लेके आना है उसके बाद आप कॉल भी करते हो और उसको अपने तरीके से उसको जो है हैंडल करने का पूरा प्रयास करते हो। समाज में आपको बहुत अच्छा योगदान है। इसके अलावा जो है आपने साहित्य के अंदर बहुत अच्छा योगदान दिया है और कई पुस्तकें भी लिखी हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? देखिए, पुस्तकें तो बहुत सारी लिखी हैं मैंने, लगभग 1 दर्जन मेरी पुस्तकें हैं, और उनमें मगर जो सबसे अधिक प्रसिद्ध रही वो स्मृतियाँ अटल है मेरी एक पुस्तक रही। संस्मरणों की, अटल जी के जीवन पर संस्मरणों का एक संग्रह है, मेरे द्वारा संपादित किया गया है। बहुत सफल पुस्तक रही। इस पुस्तक मेले में भी उसको प्रथम पुस्तक का, सब बेस्ट सेलर पुस्तक का अवार्ड वहाँ पर मिला उसको। वो पुस्तक एक पठनीय पुस्तक है, सब लोगों को वो पढ़नी चाहिए। उस पुस्तक के अंदर अटल जी के जीवन के बारे में आपको बचपन से लेके और अंतिम अवस्था तक के आपको बहुत सारे ऐसे संस्मरण सुनने को मिलेंगे। अटल जी के व्यक्तित्व को जो लोग जानने के इच्छुक है, पूरा देश हो या विदेश हो, वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति उस पुस्तक को अवश्य पढ़े। Amazon.com पर भी आपको मिल जाएगी, वो आप ऑनलाइन उसको परचेज कर सकते हैं। उसमें अटल जी के जीवन के वो अनछुए पहलू जो कभी मीडिया में नहीं आ सके, वो दोस्त जो कभी मीडिया जिनको ना दिखा सका, बचपन के वो मित्र, बचपन के वो किस्से, वो अनछुए पहलू जो कभी आज तक समाज में नहीं आए, कभी मीडिया के अंदर नहीं आए, वो आपको उस पुस्तक के अंदर देखने को मिलेंगे। और मेरे व्यक्तिगत संस्मरण भी, ये तो उम्र की दौर में देखा जाए तो मैं बहुत छोटा रहा, मगर मेरा जीवन का संयोग रहा। अटल जी के चरणों में बहुत बार बैठने का अवसर मुझको मिला। अटल जी के जीवन का अंतिम सम्मान यदि किसी ने दिया तो वो मुझे सौभाग्य मिला कि उनके अंतिम क्षणों में भी मैंने उनको एक अवार्ड दिया था, एक सम्मान दिया था जब वो बिस्तर पर हुआ करते थे। तो ऐसे अनेक संस्मरण, मेरे स्वयं के भी संस्मरण उसमें मिलेंगे। वो सब पुस्तकें, एक गोचालीसा थी मेरी पुस्तक जिसको कुमार विशु गायक ने स्वरबद्ध भी किया था, बहुत प्रसिद्ध रही है। इस प्रकार की अनेक कविताओं की पुस्तकें रहीं, ऐसी लगभग 1 दर्जन पुस्तकें हैं। अटल जी अंतिम समय में हमने एक पोस्ट आपकी देखी थी, शायद फ़ोटो भी आई थी। तो अटल जी के अंतिम समय में आप जो है उनके साथ लगातार बने हुए थे। तो वो एक मतलब जो एक बहुत मतलब एक मीठी याद आप कह सकते हैं और एक दुखद एक क्षण भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर जो है और भावनाएं भी, मैं ये देख रहा था कि आपकी भावनाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, भावनात्मक तौर पे आप जो है उनके साथ जुड़े हुए थे। और इसी संबंध में जो है आपका कार्यक्रम हर साल जो राष्ट्रपति भवन में होता है। जी, अटल जी पर मेरा संबंध घनिष्ठ रहा, बहुत बार उनके चरणों में बैठने का अवसर मिला। वर्ष 2014 से मैंने एक कार्यक्रम को प्रारंभ किया। मन के अंदर आया कि जो देश के अंदर अच्छी प्रतिभाएं हैं, अच्छे बड़े कलाकार हैं, जो गुमनामियों में कहीं खोसे गए हैं, जो इस समाज की आपाधापी में, इस समाज के आकर्षण में कहीं दबकर रह गए,
मन हुआ कि उनको पटल पर आगे लाने का, मुख्य समाज की धारा से जोड़ने का एक प्रयास किया जाए और उसका माध्यम बना जाए, अटल जी के एक बड़े नाम को बनाया जाए, अटल जी जैसे व्यक्तित्व को बना जाए जिसने एक भारत के अंदर इस राजनीतिक मूल्यों का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि जिससे भारतीय राजनीति आज भी गौरवान्वित होती है। उस नाम पर, उस श्रद्धेय अटल जी के नाम पर, भारत रत्न अटल जी के नाम पर हमने वर्ष 2014 में एक पुरस्कार का शुभारंभ किया जिसका नाम अटल सम्मान रखा। अटल सम्मान समारोह के नाम से वो कार्यक्रम अनेक वर्षों से संसद भवन में होता है। इस बार वो लास्ट टाइम हमारा विज्ञान भवन में किया गया था। उसमें देश की 25 प्रतिभाओं को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है और ये 25 की 25 प्रतिभाएं अलग अलग क्षेत्रों से होती हैं। एक क्षेत्र में एक सम्मान साहित्य में है तो एक से होगा, खेल में है तो एक होगा, चिकित्सा में है तो एक होगा, संगीत में है तो एक होगा, हमारा तबला वादन में, ठुमरी वादन में है, ध्रुपद गायन में है, सितार वादन में है, बनारस घराना, कश्मीर घराना, इस टाइप के जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं जो भारतीय संस्कृति की पहचान को उजागर करती हैं, उस धरोहर को हमने पटल पर लाने का कार्य किया। उस क्षेत्र के मुख्य लोगों को आगे लाने का कार्य किया, उनको हम ये अटल अवार्ड देते हैं। तो सर अब आगामी प्रोग्राम कब होगा ये? आगामी हर वर्ष की भांति हमारा 24 दिसंबर को रहेगा। हमारा ये तिथि बिल्कुल तय होती है, 24 दिसंबर को हर वर्ष करते हैं। अटल जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर होता है। 25 दिसंबर को अटल जी का, माननीय अटल जी का, श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन होता है। ठीक एक दिन पहले पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम किया जाता है। इस बार भी 24 दिसंबर को होगा और बहुत सीमित संख्या में लोग रहेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित तो नहीं कर पाऊँगा इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि सीमित संख्या हमको रखनी है। विशेषकर कोरोना महामारी काल चल रहा है तो 200-300 लोगों में हमको वो कार्यक्रम करना है। उसमें देश की अनेक तमाम प्रतिभाएं तो रहेंगी, साथ में हमारे भारतीय राजनीति के जो शिखर पुरुष हैं वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। अच्छा, आपने जो हमारी पूर्व महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी के ऊपर भी एक पुस्तक आपने लिखी थी। हाँ, प्रतिभा पाटिल पर मेरी एक पुस्तक थी, उसका नाम था रसोई से राजपथ तक। उसमें भी कई ऐसे जीवन के उनके अनछुए पहलू कि एक महिला रसोई से निकलकर राजपथ का जब नेतृत्व करती है तो हम महिलाओं के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन को देखते हैं। कहीं एक आदर्श प्रेरणामयी व्यक्तित्व रहा उनका कि महिलाएं जो सदैव ये माना जाता है कि महिला का मतलब सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है रसोई, खाना बनाना, मगर उन्होंने ये सिद्ध किया कि एक महिला केवल रसोई के लिए नहीं है, जितनी बखूबी से वो रसोई का संचालन कर सकती है, अपने परिवार का संचालन कर सकती है, परिवार का पालन पोषण कर सकती है, यदि उसको अवसर मिले तो वो देश का संचालन भी, देश का पालन पोषण भी उसी बखूबी कर सकती है। अच्छा, आपको बच्चों से बहुत प्रेम है? स्वाभाविक रूप से सभी को होता है, जो भी मानव है उसको बच्चों से प्रेम होता है। मुझे भी बच्चों से स्नेह है। ये अक्सर हम प्रोग्राम देखते हैं, आपके टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह इस तरीके के प्रोग्राम जो है आपके आते रहते हैं। बच्चों के लिए आप खास तौर से जो है चिंतित रहते हैं। कोरोना काल में भी आपने बहुत सारे प्रोग्राम इस तरीके के किए। और दूसरी बात यह है कि जो पर्यावरण को लेके आपकी भावनाएं हैं वो भी हम देखते हैं कि आपको बहुत कष्ट होता है अगर कोई पौधा सूख जाता है या कोई मर जाता है। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ कि आप लगातार जो है और मन से जो है पौधों की सेवाएँ करते हैं। देखिए, वर्ष 2008-9 से मैं पौधारोपण के अभियान में जुड़ गया था, मगर वर्ष 2012 में दैनिक जागरण ने एक विशेष प्रकार का आलेख मेरे ऊपर छापा था। मैंने एक मुहिम चलाई थी वर्ष 2010 से के बाद की बातें, बाद का घटनाक्रम है 2011-12 के आसपास, कि हमने ये निवेदन किया लोगों से, क्षेत्र को लोगों से, कि आप जब कोई पौधा लगाएं तो उसको अपने किसी पूर्वज की याद में लगाएं, अपने किसी चाहने वाले की याद में लगाएं, अपने किसी राष्ट्र के ऐसे महानायक जिससे आप सदैव प्रेरणा पाते हैं उसके नाम पर लगाने का प्रयास करें, और कुछ नहीं तो अपने माता के नाम पर, अपने पिता के नाम पर, अपने भाई के, कुल मिलाकर जीवन में जिससे आप अधिक प्रेम करते हो, जिससे आपका अपनत्व ज़्यादा हो, लगाव ज़्यादा हो, या जिससे आप प्रेरणा पाते हो इस राष्ट्र में, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप उसके नाम पर एक पौधा जरूर लगाएं। इसलिए लगाएं कि जब आप अपने के प्रति संवेदनाओं को जुड़ते हुए जब उस पौधे को आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी सेवा भी करेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ, जब आप एक पौधे की मात्र 1 से 2 महीने भी यदि सेवा कर लेते हो, उसको कभी कभार भी पानी दे देते हो, मैं कहता हूं प्रतिदिन भी पानी ना दो, ये धरती मैया पानी पौधों को देती है, मगर यदि आप दिन 2 या 3 दिन में एक बार भी यदि पौधे को पानी दे देते हो तो मैं कहता हूं कि वो पौधा जरूर बड़ा होता है। और बड़ा होने के बाद जो आनंद आता है, मैं बड़ा गर्व होता है जब मैं कभी अपने लगाए पौधों को देखता हूं, आज वो वृक्ष के रूप में बन गए हैं, तो गर्व होता है कि वृक्ष मेरा लगाया हुआ है। कभी मैं अपने बच्चों के साथ जाता हूं या अपना कोई साथ जानकार होता है तो मेरी निगाह उस पेड़ पर जरूर जाती है और मैं उसका जिक्र जरूर करता हूं कि ये मैंने लगाया था। तो ऐसे ही इस आनंद को उठाने के लिए, सुख को उठाने के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके प्रेस इंडिया 24 के माध्यम से भी ये निवेदन करता हूं कि आप भी अपने परिवार के किसी सदस्य पर, अपने पूर्वजों पर, जो आपके पूर्वज स्वर्ग सिधार गए, उनके नाम पर लिखें, अपने राष्ट्र के किसी
नायक के नाम पर एक पौधा आप अवश्य लगाएं, उसको वृक्ष बनाने की जिम्मेदारी भी आप लें। जीवन में सदैव हम लकड़ी का उपयोग करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक लकड़ी के बिना हमको सदगति प्राप्त नहीं होती है। कल्पना कीजिएगा, आज देश की आबादी 135 करोड़ हो चुकी है, इतनी लकड़ियां, इतने वृक्ष कहां से आएंगे? इसलिए आप अपने हिस्से का कम से कम एक वृक्ष आप जरूर लगाएं, ताकि आने वाले जनरेशन को हम स्वच्छ हवा दे के जा सकें, पेड़ पौधे देकर जा सके। उनको भी छाया में जीने का अधिकार है। जो छाया का सुख, जो स्वच्छ हवा का सुख हम लोगों ने भोगा है, उसको हम अपने बच्चों को देकर जाएं, यही केवल लक्ष्य है। इसलिए आप भी एक पौधा अवश्य लगाएं। जैसे आप कविताएं लिखते हैं और राष्ट्रीय चैनलों पे आपका प्रोग्राम आता है, बड़े बड़े चैनल आपको दिखाते हैं, और मतलब कविताओं में जो है आपकी अच्छी खासी रुचि है, और आप अच्छी अच्छी कविताएं जो है हमने सुनी भी हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका आता है। तो ये सर कविताएं लिखने का आपसे कहाँ से मुझे प्रेरणा आपको मिली कि कविताएं आपको लिखनी चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें प्रकृति प्रदत्त होती हैं, कुछ चीज़ें ईश्वर तय कर देता है आपके जन्म के साथ ही। कविताओं का शौक कहीं से लगता नहीं है, ये आपके अंदर से ही फूटता है। जब व्यक्ति संवेदनशील होता है, भावुक होता है, तो मन के अंदर ईश्वर जो शब्द होते हैं वो आपके शब्द कविता रूप में सजकर जब कागज पर आ जाते हैं तो कविता बन जाती है। इसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग की ना कोई आवश्यकता होती है, ये ईश्वर प्रदत्त है। और ईश्वर ने कब मेरे अंदर ये बीज डाल दिया मुझे स्वयं नहीं पता। बस कविताएं लिखने लगा, स्कूल समय से मन में भाव आने लगे थे, तब कभी डायरी पर अपने कागजों पर लिखा करते, स्कूल की कॉपी किताबों पर लिखा करते थे। धीरे धीरे शौक बढ़ता रहा। आज देश के तमाम मंचों पर रहता हूँ, सभी सरकारी कार्यक्रम हो या चाहे प्राइवेट कार्यक्रम हो, सब में लगातार गतिविधियां बनी रहती हैं। अच्छा लगता है, अपने मन की बात अपनी कविता के माध्यम से कह पाते हैं, देश में एक अच्छा संदेश दे पाते हैं। अच्छा लगता है, लोग सम्मान करते हैं, स्नेह करते हैं। तो सर, इतना सब होने के बाद भी और इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी आपके अंदर बिल्कुल भी ये नहीं है कि मतलब एक जैसे कि एक आ जाता है एटीट्यूड आ जाता है, उस टाइप का हमने नहीं देखा। आप नॉर्मली बिल्कुल एकदम साधारण जैसे हम लोग हैं उस तरीके से हम लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सब लोगों से आप लोग मिलते हैं और बात भी करते हैं। तो और राजनीति में भी हैं आप, तो यहाँ भाजपा से जो है आप जिला मंत्री हैं और लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं। तो राजनीति के लिए सर आपका क्या जो है रोड मैप आगे के लिए, राजनीति में आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए? देखिए, आज जब समाज में संपूर्ण दिशाओं में जब देखते हैं तो कहीं मानवीय मूल्यों का पतन कहीं नज़र आता है, और इसका मुख्य कारण है कि हम सब लोग प्रसिद्धि की ओर भाग रहे हैं। जैसा आपने कहा कि अभी प्रसिद्ध हैं, हम प्रसिद्धि की ओर अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, जबकि जीवन का लक्ष्य प्रसिद्धि नहीं है, सिद्धि है। यदि हमने सिद्धि को अपना लक्ष्य बनाया तो मुझे लगता है कि प्रसिद्धि की ओर भागने की आवश्यकता आपको नहीं है। जिस दिन आपको सिद्धि मिल जाती है उस दिन संतुष्टि भी प्राप्त होती है और आपको प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। अगर यदि हम केवल प्रसिद्धि की ओर भागते रहेंगे, हो सकता है कुछ क्षणों के लिए आपको प्रसिद्धि मिल जाए, पर यह तय है कि सिद्धि तो नहीं मिलने वाली। मगर जीवन की सफलता जो छिपी हुई है वो सिद्धि में छिपी हुई है। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जब मैं आया तो मन में कहीं यही लक्ष्य थे कि मैं अपने माध्यम से इस समाज की क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से जब सेवाएं करता था तो मुझे लगता था मेरा दायरा छोटा है, मगर राजनीतिक रूप से जब मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा, इस विचारधारा के, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ा, धर्म की विचारधारा के साथ जुड़ा, मूल्यों की राजनीति करने वाले लोगों के साथ जुड़ा। हमारे साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष जी राज सिंह रज्जू जी बहुत अच्छे स्वभाव के धनी व्यक्ति हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक अजय महावर जी हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष मोहन गोयल जी, और यहाँ तक कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे इस क्षेत्र के सांसद श्री मनोज तिवारी जी। मेरा तो बहुत सौभाग्य, मैं इसको अपना सौभाग्य जरूर मानकर चलता हूँ, और इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि पूरी श्रृंखला जो मैंने आपको नामों की बताई है, मैं आपको दावे से ये बात कहता हूँ, आप सबसे इनसे किसी से भी बात करके देखेंगे, आपको लगेगा कि इस क्षेत्र को, इस जिले को इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत ही विनम्र लोग और राजनीतिक मूल्यों की रक्षा करने वाले लोग हम लोगों को मिले, और मेरा सौभाग्य इन सबके चरणों में बैठकर राजनीति की पाठशाला का विद्यार्थी बनकर काम करने का प्रयास रहता है। इस विधायक जी के इस कार्यालय पर बैठता हूं, इसके माध्यम से भी मन होता है कि लोगों के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्या अधिक कर सकता हूं। विधायक जी के माध्यम से जो सेवाएं हम लोगों को दे सकते हैं, मन से मेरा ये प्रयास है। मैं आपके चैनल से भी इस बात को दिल से कहना चाहता हूं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, यदि प्रतिदिन अपना हम समय दे रहे हैं, अपना घर बार छोड़कर यदि हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन बैठते हैं, तो केवल एक ही लक्ष्य है कि हम आप लोगों की सेवाएं कर सकें, जनता की सेवाएं कर सकें। हाँ, कुछ तकनीकी कारण होते हैं कि किसी समस्या में समाधान में उसमें समय लग जाता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो मात्र 1-2 घंटे में हल हो जाती हैं, कुछ 1-2 दिन में हो जाती हैं, कुछ समस्याएं ऐसे भी होती हैं जिनमें महीनों भी लग जाते हैं। तो उसके लिए हम बाध्य हैं, मजबूर हैं कि हमारी सामर्थ्य वहाँ तक नहीं होती है। जितनी सामर्थ्य हम लोगों से होती है उससे अधिक करने का प्रयास करते हैं उसका, और सीधा प्रमाण इसका इस बात से है कि हम बिल्कुल निःशुल्क, हम कोई तनख्वाह नहीं लेते, हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर बैठकर अपनी सेवाएं देते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि भुवनेश जी ने जैसा कि बताया कि राजनीति से जो है समाज सेवा का दायरा जो बढ़ा है, और यहाँ से कोई भी जो है वो ऐसा नहीं कि इनकम होती है, लेकिन ये समाज सेवा ही है जो अपना कीमती समय जो है वो पब्लिक के लिए देते हैं, और पब्लिक की सेवाएं और पब्लिक जो भी शिकायत करती है उसका तुरंत जो है निपटारा करने का प्रयास किया जाता है अपने स्तर से। हालांकि सभी डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग काम होते हैं, हर काम जो है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश अगर करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और भुवनेश सिंघल जी का जो व्यक्तित्व है वो एक विशेष व्यक्तित्व है।